सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुक्मिणी साइंस 1850 के 10वें सेट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रुक्मिणी साइंस 1850 का 3 सेट लगातार देखा था, जिसमें हम लोगों ने सेट 7, सेट 8 और सेट 9 की चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 10वें सेट की चर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन है और उन सभी क्वेश्चन का हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि आप में से अगर कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए एनसीईआरटी साइंस 9th और 10th का जो बुक है उसको कंप्लीट लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा एनसीईआरटी 9 एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। ध्यान में रखिएगा, अभी इस बैच में आपका चैत्री नवरात्रि का ऑफर चल रहा है और इस बैच में आप केवल और केवल 249 में इनरोल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल जो आपका पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग ये जान चुके हैं कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तो जाहिर सी बात है कि लंबाई 3 गुना होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए और अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो आप सभी कहेंगे सर चालक का प्रतिरोध जो है वो 3 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी हम चालक के प्रतिरोध की बात करेंगे तो प्रतिरोध के लिए सिंबल हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या कहते हैं कि सर किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तो होता ही होता है, साथ ही क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी R इक्वल टू रो L बटा ए होता है। R इक्वल टू क्या होता है? रो L बटा ए होता है। याद रखिएगा कि किसी भी चालक के प्रतिरोध को न सिर्फ उसकी लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया प्रभावित करती है, बल्कि और भी ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करती है, जैसे कि सर चालक की प्रकृति कैसी है, यानी कि वो चालक किस प्रकार के धातु से मिलकर बना हुआ है, टेम्परेचर कैसा है, ताप कैसा है, इन सभी चीजों पे भी क्या होती है सर जो चालक का प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है। मेरे मित्र, अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि ये जो प्रतिरोध है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे? ओम। ध्यान रखना कि प्रतिरोध किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण है जो प्रवाहित धारा का विरोध करता है, लेकिन असल में ये क्या है तो आप सभी याद रखेंगे ओम के नियम का नियतांक है। कैसे? तो जब हम लोग कहते हैं कि गुरुजी ओम का नियम कहता है अगर किसी भी परिपथ का ताप नियत रहे तो जो वोल्टेज है वो धारा के समानुपाती होगा। अब वोल्टेज धारा के समानुपाती होगा तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे आर लाना होता है और इसी को हम लोग V इक्वल टू क्या लिखते हैं? आई आर। और ये जो आर आया है जिसको हम लोग R इक्वल टू V बटा आई भी कहते हैं, ये एक्चुअल में क्या है आप सभी याद रखना ओम्स लॉ कांस्टेंट है, यानी कि ओम के लॉ का नियतांक है। अगला सवाल देख लो चला, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही सरल सा सवाल। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। आप सबों को मैंने कई बार बताया है कि अगर हम नेत्र दोष की बात करते हैं, किसकी? नेत्र दोष की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसमें पहला कौन सा आ जाता है? निकट दृष्टि दोष। फिर कौन आ जाता है? आप कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और फिर कौन आ जाता है? आप सभी कहते हैं जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, इसी को हम लोग इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। अब ये तीनों जो दोष हैं, इस दोष को हम लोग उपचारित यानी कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष को आप सभी याद रखना कि अवतल लेंस के सहारे ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष को जो है उत्तल लेंस के सहारे ठीक किया जाता है और जरा दूरदर्शिता को आप सभी याद रखेंगे बाइफोकल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। बाइफोकल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा अगर किन्हीं छात्र को नहीं याद रहता हो तो आप सभी ये देखो कि निकट में 3 लेटर हैं और 3 के बाद 4 आता है, तो मेरे मित्र जो अवतल है इसमें क्या है? 4 लेटर है। तो आप सभी याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। अब दूर में सर 2 लेटर हैं और 2 के बाद 3 आता है, आप क्या देख रहे हो कि उत्तल लेंस में आपका क्या है? आप कहेंगे 3 लेटर है।
तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से ठीक होगा, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से ठीक होगा। और जब व्यक्ति जरा दूरदर्शिता से पीड़ित होगा, प्रेस बायोपिया से पीड़ित होगा, तो वो ना तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा और ना ही दूर की वस्तु को। और ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए सर अवतल और उत्तल दोनों लेंस की जरूरत पड़ेगी। और इस प्रकार का जो लेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइफोकल लेंस कहेंगे। तो सवाल है कि निकट दृष्टि दोष की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है एक उचित क्षमता वाला उभयो उत्तल लेंस, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। एक समतल कांच की प्लेट, बिल्कुल नहीं। एक उचित क्षमता वाला उत्तल लेंस, निकट पूछ रहा है तो अवतल होगा। चौथे ऑप्शन में है कि उचित क्षमता वाला अवतल लेंस, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य डैश होता है, केंद्र पर न्यूनतम, केंद्र पर अधिकतम, परिधि पर अज्ञात, परिधि पर अधिकतम। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग किसी सीधी धारावाही चालक तार से विद्युत धारा के प्रवाह की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर ये सीधी धारावाही चालक तार है तो इसके थ्रू जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब यहीं पे हम क्या कहते हैं कि कोई गोल पास है, कोई गोल पास है इस तरीके से। अब जो आपका विद्युत, अगर इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे भी हमारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ध्यान रखना आप सभी कि अगर हम किसी लूप से, यानी कि आप कह सकते हो कि किसी सर्कुलर पथ से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे जो आपका कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, या इधर सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, तो सर जो इसका सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है इस पे अधिकतम होगा। और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे जो सर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी सर, घटती चली जाएगी। तो सवाल यह है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य यानी कि चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना होगा केंद्र पर अधिकतम होगा और जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी सर न्यूनतम हो जाएगा। अगर सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी सर्कुलर मतलब लूप से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और सरकमफ्रेंस यानी कि सर परिधि से क्या किया जाए, केंद्र की ओर जाया जाए तो क्या होगा, तो आप सभी याद रखेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ होगी परिधि से केंद्र की ओर जाने पे बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी, लेकिन केंद्र से परिधि की ओर आने पर आप कहेंगे घट जाएगी। सवाल है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य डैश होता है, आप सभी कहेंगे केंद्र पर अधिकतम होता है। और मेरे मित्र किसी सर्कुलर लूप से यानी कि किसी आप कह सकते हो कि वृत्ताकार चालक से जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके सेंटर पे जो चुंबकीय क्षेत्र की आपका तीव्रता होगा या स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, तो सर म्यू नॉट आई बटा 2r, म्यू नॉट आई बटा 2r, जहां पे म्यू नॉट क्या है तो आप सभी याद रखना परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है सर, परमेबिलिटी है यानी कि चुंबकशीलता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी सर्कुलर वायर के सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो म्यू नॉट आई बटा 2r होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में होता है। प्रति अम्ल यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, एंटासिड को बोला जा रहा है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जब सर ज्यादा तरा भुना या आप कह सकते हो कि तेलीय पदार्थ का या मसालेदार चीजों का सेवन करते हैं तो पेट में क्या होता है सर, एसिडिटी हो जाता है। अब उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इस एंटासिड जैसे मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो एंटासिड है जिसको हम लोग प्रति अम्ल बोल रहे हैं इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला NaCl, ये तो साधारण नमक का काम करता है। दूसरे ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3। और मेरे मित्र ध्यान रखना कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के रूप में भी जानते हैं या खाने के सोडा के रूप में भी जानते हैं, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड के रूप में करते हैं। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो आप सभी क्या कहेंगे कि कॉपर सल्फेट का तो उपयोग किया ही नहीं जाएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3, जब आप सर एंटासिड का उपयोग एसिड को न्यूट्रल करने के लिए कर रहे हो तो फिर से तो आप एसिड का यूज करेंगे नहीं। याद रखेंगे कि एंटासिड के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या करते हैं सर, उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, इस एंटासिड के लिए हम लोग जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही अब समय चेंज हो गया है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग किसके लिए किया जाता है, एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल के लिए किया जाता है।
ध्यान रखना कि ये जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है, ये क्या है? तो सर NaHCO3, Na2CO3, इन सभी यानी कि वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा, इन सभी के लिए एक रॉ मटेरियल है, एक कच्चा पदार्थ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? मेरे मित्र यहाँ पे प्रोपेनॉल की चर्चा की जा रही है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो प्रोपेनॉल है एक्चुअली में ऑल लगा हुआ है, ये हमारा अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा, और ये हमारा प्रोपेनोन है तो आप सभी क्या कहेंगे कि ओन लगा हुआ है, बोले तो कीटोन ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा। अब ये प्रोपेनेल है तो मेरे मित्र एल लगा हुआ है लास्ट में, तो आप सभी क्या कहेंगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड, एथोनोइक एसिड, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, या आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा। सवाल है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आप कहेंगे सर जो प्रोपेनॉल है ये अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? मेरे मित्र पहला ऑप्शन है कि इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा है इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी हो जाएगी। इससे प्रति इकाई आयतन हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। और चौथा है आयनों की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कहा जा रहा है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है, मेरे मित्र मान लो कि ये आपका कोई बीकर है और इस बीकर में क्या है? अम्ल है। इस बीकर में क्या है? अम्ल। अब इस अम्ल को क्या कर रहे हो? तो मान लो कि ये आपका एक अलग टाइप का मतलब बीकर है, ये आपका एक कोनिकल फ्लैक्स है, इसको हम बीकर बोल सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि अम्ल को जल में मिलाया जाता है। अब इसमें जो एसिड है इसको वाटर में मिलाया जाता है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग वाटर में, जल में अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो हम क्या कर रहे होंगे? तो सर अम्ल या क्षार का तनुकरण कर रहे होंगे। अच्छा, वाटर में अम्ल मिलाने से अम्ल की जो पावर होगी वो क्या होगी? सर कम जाएगी। और मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि जब वाटर में अम्ल या क्षार मिलाया जाएगा, जब वाटर में अम्ल या क्षार मिलाया जाएगा तो जो आपका अम्ल है उसमें मौजूद H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन, और साथ ही साथ अगर आपका मटेरियल क्षार है तो उसमें मौजूद OH- आयन, इन दोनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या होगी? कमी आएगी। ये हम नहीं कह रहे, ये एनसीईआरटी कह रहा है कि जब भी हम किसी अम्ल या क्षार का तनुकरण करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो क्या होता है कि सर जल में जब अम्ल या क्षार मिलाई जाती है तो प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण। और जो अम्ल और क्षार होते हैं उसको हम लोग तनुकृत अम्ल या क्षार कहते हैं। तो सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा है इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी हो जाएगी। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इसके पावर में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि इसके प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी हो जाएगी। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा होता है? मेरे मित्र कह रहा है कि बोमेन झिल्ली, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और ग्लोमेरुलस, इन चारों में से कौन सा सर नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है? नेफ्रॉन क्या है? आप सभी कहेंगे सर किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, और प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। क्योंकि यही नेफ्रॉन वृक्क की पूरी संरचना बनाती है और जो वृक्क का कार्य होता है उसका संपादन करती है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी संख्या ज्यादा होगी। याद आपको ये रखना है कि ये जो नेफ्रॉन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्क नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क नलिका बोलते हैं। और मेरे मित्र इस वृक्क नलिका का जो पहला भाग होता है वो कप के आकार के या प्याले का आकार का होता है, जिसको हम लोग बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। और ये क्या करता है सर? जो केशिका गुच्छ होता है उसको घेरे रहता है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा हुआ रहता है? आप सभी कहेंगे सर बोमेन झिल्ली, या आप कह सकते हो बोमेन कैप्सूल। याद रखना आप सभी कि बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट
और साथ में ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस आपस में मिल करके क्या करती है? तो सर आपस में मिल करके मेलपिगियन कोष का निर्माण करती है, मेलपिगियन कोष का निर्माण करती है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। याद रखना कि किडनी के थ्रू जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो 3 चरणों में होती है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है जिसमें उच्च दाब पर रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, जरूरी पदार्थों को अवशोषित किया जाता है। और तीसरा सर ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है, जो सर फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ पदार्थ सेक्रेट्स होते हैं यानी कि स्रावित होते हैं, जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, पिंड का वेग क्या होगा? मेरे भाई आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि के इक्वल टू हाफ mv² होता है और क्वेश्चन में 100 जूल ऊर्जा दिया हुआ है और जो द्रव्यमान है वो 2 kg है, भी हमको निकालना है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 100 इक्वल टू v² हो जाएगा, रूट अंडर 100 करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि v इक्वल टू हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? चूना पत्थर यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जा रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? आप सभी कहेंगे अपघटन अभिक्रिया है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ आपस में जुट करके क्या करेंगे? एकल प्रतिफल का निर्माण करेंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके वजह से होगा? आप सभी कहेंगे आयनों के विनिमय की वजह से होगा। किसके वजह से? आयनों के विनिमय के वजह से होगा। ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? मेरे मित्र ये जो आपका चार्ट है ये आप सबों के लिए वीवीआई है, क्योंकि जो सवाल पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है, ये किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको नहीं लिखा हुआ है। सर एनसीईआरटी का जो ये चार्ट है इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है इसकी परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होगी। कितनी? 10⁻⁻10 मीटर। जो जल अणु है इसकी त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन अणु 10⁻⁻8 मीटर। रेत के कण 10⁻⁻4। चींटी की जो त्रिज्या होगी 10⁻⁻3 और सेब का 10⁻⁻1। तो अगर आपको इनमें से कोई भी अब पूछ ले अगले एग्जाम में तो हमें लगता है कि उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और जो सवाल पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी है, आप सभी कहेंगे गुरुजी 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान के गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। मेरे मित्र ये कोई बॉल है जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 0.5 kg और इसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये 20 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है। ये कितना ऊंचा जा रहा है? 20 मीटर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि गेंद का प्रारंभिक वेग u इक्वल टू व्हाट? आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो महत्तम ऊंचाई h है ये एक्चुअल में किसके बराबर होगी? u²/2g के बराबर होगी। h आपका 20 मीटर है, u आपको u² निकालना है, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेना है। क्या कहोगे कि सर u² इक्वल टू 10 दूना 20, अब 20 बिसाही 400 और u इक्वल टू क्या हो जाएगा? √400। ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीव का निर्माण होता है? सरीसृप, स्तनधारी, पादप, एक कोशिकीय जीव। क्या कहेंगे कि लगभग एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा जब नए जीव का निर्माण होता है, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के विस्थापन का मान 0 होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? आपको मैंने कई बार बताया है कि अगर किसी भी वस्तु की या कोई भी पिंड जिस जगह से चला है वो उसी जगह पे आ जाए तो उसका विस्थापन क्या होगा? 0। जैसे कि ये सवाल आपने कई बार बनाया होगा
कि कोई तैराक है जो नदी में एक बिंदु से तैरना स्टार्ट करता है और वो दूसरे छोर पे चला जाता है और वहां से तैरते हुए पुनः वो प्रारंभिक बिंदु पे आ जाता है, तो आप सभी विस्थापन के लिए क्या कहते हो? गुरुजी विस्थापन शून्य होता है। तो मेरे मित्र, जब कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित दिशा में एक निश्चित दूरी तय करती है और पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, तो उसका जो विस्थापन होता है वो शून्य, और विस्थापन शून्य होगा बोले तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होगी, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना कि किसी सर्कुलर पथ पर अगर एक चक्कर लगाया जाए तो हमारा विस्थापन शून्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से चलना स्टार्ट किए हैं और यहां से चल के यहां पे पहुंचे हैं, तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां हमारा प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है वो दोनों समान है। तो अगर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों समान है तो हमारा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो यानी कि शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। मेरे मित्र, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता जो स्पीसीज है उसका जो मतलब आप कह सकते हो पॉपुलेशन है, उसकी स्थिरता के लिए इसमें से क्या उत्तरदायी है? उत्परिवर्तन, प्रजनन, विकास, विविधता। अब ध्यान देना कि यहां पे प्रजातियों की आबादी की स्थिरता की बात की जा रही है, तो स्थिरता का मतलब क्या हुआ? अस्तित्व। क्या हुआ? अस्तित्व। अब कोई भी प्रजाति आपको आपके इस अर्थ पे पूरी तरीके से स्टेबल मिलेगा, इसके पीछे रीजन क्या होगा? तो सर जब तक उस प्रजाति के जीव जनन की प्रक्रिया करते रहेंगे वो प्रजाति हमें मिलता रहेगा। मतलब साफ है कि प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया क्या होगी? आप सभी याद रखना, प्रजनन होगी। और मेरे मित्र, अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रजातियों की आबादी में उत्तरजीविता बना रहे, मतलब वो अगर जन्म ले लिया है तो जन्म लेने के बाद वो इस धरती पे या इस ब्रह्मांड में मौजूद रहे, इसके लिए सर विभिन्नता का होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में आपके शरीर को अलग अलग चीजें एडॉप्ट करनी पड़ेगी, और जब तक बदलते हुए माहौल को आपका शरीर एडॉप्ट नहीं कर पाएगा तब तक आपकी उत्तरजीविता नहीं बन सकती है। तो प्रजातियों की आबादी की स्थिरता, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में सर इसके लिए प्रजनन रिस्पॉन्सिबल होगा, और प्रजातियों की उत्तरजीविता बनी रहे, मतलब जो वो रह रहा है वो अच्छे से रहे, इसके लिए विभिन्नता या विविधता जरूरी होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जा सकती है? जल में नमक, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पहचान सकते सर। पोटेशियम परमैंगनेट, आप कहेंगे सर ये कलरफुल होगा तो स्मेल की तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर जल में डिटोल मिला दें चला तो आप सभी कहेंगे बिल्कुल इसके स्मेल से पहचान कर सकते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या आर के संदर्भ में किसके बराबर होगी? तो सर गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं उनसे इनके पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, इसमें से कौन सा उत्तक होगा? मेरे मित्र, ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है और आप सबों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा? तो यहां पे ध्यान देना कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात की जा रही है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी विलय पदार्थ का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुना 100, ये क्या होगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा। अब आगे देखना कि यहाँ पे बिलियन का आयतन बटा विलय पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सभी कहेंगे सर ये तो कोई हमारा फॉर्मूला नहीं होगा कि विलय का आयतन बटा विलय पदार्थ का द्रव्यमान। हाँ, अगर हम तीसरे ऑप्शन में आए तो कहा जा रहा है विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, ये क्या है? आप सभी याद रखना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और मेरे भाई विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, तो ये क्या है? आप सभी याद रखना, मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, तो मास बाय मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का
विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो विलय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि किसी जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं और जो फिर कोशिका द्रव में जाते हैं। लाइकेन, स्पाइरोगेरा, प्लाज्मोडियम, अमीबा। मैंने आपको रिसेंटली डिस्कस करा है कि जो अमीबा है इसका बॉडी का आकार चेंज होते रहता है, और मेरे मित्र अगर इसके आसपास में भोजन आता है तो ये अपने बॉडी को बढ़ा करके क्या करता है सर, भोजन रसधानी बना लेता है, और फिर इसके शरीर से पाचक एंजाइम रिलीज होते हैं जो भोजन को पचाते हैं और फिर इसके कोशिका द्रव द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर सीधा सा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करता है। तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका कोशिका, ध्रुमाक्ष, केंद्रक। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि गुरुजी इसका आंसर क्या होगा, जबकि क्वेश्चन पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि कौन सी एक विशिष्टकृत कोशिका है। तो मेरे मित्र कोशिका केवल और केवल आपके ऑप्शन में तंत्रिका कोशिका है, और इसी के थ्रू विद्युत आवेग का चालन हमारे पूरे शरीर में होता है। जबकि ये तंत्रिका अक्ष या फिर डेंड्राइट या फिर न्यूक्लियस, ये सब के सब क्या है सर, तंत्रिका कोशिका के भाग है। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपके आज के इस सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन था, जिसको आप सबों ने हमारे साथ आसानी से डिस्कस कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।